नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर लंबे समय बाद भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जो कानाफूसी सत्ता के गलियारों की हलचल और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में तमाम सारे अधिकारी ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनकी जो चमक है वो आम जनमानस को दिखाई नहीं पड़ती। वो निखर कर तब सामने आते हैं जब राष्ट्रीय फलक पर कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। ऐसा ही एक नाम इन दिनों ब्यूरोक्रेसी में चमक रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी का। आर.के. तिवारी 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं और वो महोबा जिले के रहने वाले हैं। कम बोलते हैं, लाइमलाइट में कम रहते हैं और किसी के रतन है या नहीं ये आज तक वो खुद नहीं जान पाए। और बहुत कम ऐसे अवसर भी आए कि जब यूपी में किसी काम की सफलता का श्रेय तिवारी जी को मिला हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में उनके द्वारा किए गए काम की तारीफ कर कर तिवारी के हौसले बढ़ा दिए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के इस सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर का नाम राष्ट्रीय फलक पर चमका है। करीब 2 साल से कोरोना का चल रहा है उत्तर प्रदेश में कहर, और आर.के. तिवारी लगातार इस दौरान कोरोना अस्पतालों को बनाने से लेकर दवा, पानी, इलाज, हर जगह पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे। सरकार की कोई भी योजना लागू करनी हो, चुनाव कराना हो और वैक्सीनेशन कराना हो, सब कुछ आर.के. तिवारी के हाथों से सीधे होता रहा और उनका जो प्रबंधन था उस पर किसी की नज़र नहीं गई। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश के जिला अधिकारियों और मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, चूँकि बहुत ज़्यादा भयावहता है कोरोना की। उसमें पूरे देश में आर.के. तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। मोदी ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी की खुले मन से तारीफ की है और ये कहा है कि कोरोना काल में उनके द्वारा जो किए गए काम हैं और जिस तरह से उन्होंने ब्रीफिंग दी, चाहे वैक्सीनेशन पर, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता पर, अस्पतालों में बेड लोगों को दिलाने में, उस पर, और कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे लॉकडाउन बिना लगाए, बिना कठोर लॉकडाउन के भी कोरोना पर कंट्रोल किया गया और उसमें कमी आई। तो आर.के. तिवारी को लोग ये समझते थे कि वो कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी ही रह जाएंगे, लेकिन वो चुपचाप चलते रहे। खरगोश की चाल के बजाय वो कछुए की तरह चलते हैं। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का मुखिया है और निर्णय लेने के अधिकार उनके पास बहुत सारे हैं और अपनी सूझबूझ से वो पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। हालांकि इन 1.5 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जब सरकार ने उनकी बड़े खुले दिल से तारीफ की हो या कोई तमगा उनकी वजह से उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिलने का ढिंढोरा पीटा गया हो। अब प्रधानमंत्री ने चूंकि आर.के. तिवारी को बेहतरीन अफसर साबित कर दिया है, तो ऐसे में उनका हक बनता है, वो ब्यूरोक्रेसी में टॉप पर हैं, यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम लिया जाए और उनके काम की तारीफ होनी चाहिए। यूपी में कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में तमाम सारे ऐसे चेहरे उभर कर सामने आए हैं जो मानवता के लिए एक रियल हीरो साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है अरविंद कुमार शर्मा का, जो पहले आईएएस अफसर थे, अब राजनेता हैं। 1988 बैच के आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा जब वो सियासत में आए तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुए। वो एमएलसी बन गए
और उनको किनारे करने के लिए हर कोशिश की जाने लगी, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, मठाधीशों का, दिग्गजों का, राजनीति के पहलवानों का, वो किसी को चित करने में देर नहीं लगाते हैं। जनवरी से लेकर मई आ गया, एमएलसी साहब कभी लखनऊ, कभी आजमगढ़ और कभी दिल्ली यात्राएं करते रहे। लेकिन इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जब उन पर भरोसा जताया, बनारस मंडल के लिए उनको दूत बनाकर भेजा अपना, तो फिर जो अरविंद कुमार शर्मा आज तक भारत के लिए पूरी दुनिया में करते रहे, वो काम उन्होंने बनारस के लोगों, बनारस समेत 20 जिलों के लोगों के लिए शुरू किया। अरविंद शर्मा ने सीएसआर फंड से, विभिन्न दानदाताओं से ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, भाप की मशीनें, तमाम सारी चीज़ें, सैनिटाइजर से लेके जो भी कोरोना की जंग में उपकरण उससे लड़ने में सहायक हो सकते थे, वो गरीबों तक मुफ्त भिजवाया। बनारस पहुंचकर वो डट गए, कोविड केयर सेंटर बनाया और भयंकर महामारी के बीच भी डेली निकलते रहे और जनमानस को भरोसा दिलाते रहे। कोरोना के मामलों में कमी सरकार के लिए राहत की बात है, लेकिन उसमें जिन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान हैं, उसमें प्रधानमंत्री और अरविंद कुमार शर्मा और बनारस और आजमगढ़ और गोरखपुर मंडल में उनके कार्य, ये सब भी बेहद महत्व रखते हैं। शर्मा का जो उचाव था वो कोविड नियंत्रण का मामला संभालते ही देखने को मिला। उनकी मीटिंग में पुलिस कमिश्नर, डीएम, मंडलायुक्त सारे लोग लाइन लगाकर बैठने लगे। प्रधानमंत्री उनसे सीधे संवाद करते हैं। 20 साल तक अरविंद शर्मा उनके साथ रहे हैं और प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी देखकर आश्चर्य हुआ कि शर्मा जी उनके कितने भरोसेमंद हैं कि वो एमएलसी होते हुए मुख्य सीट पर विराजमान रहे और उनके अगल बगल में प्रदेश सरकार के 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बैठे रहे। ये वो थे जो कभी अपने आप को मोदी का सबसे खास समझते थे और बताते भी थे। लेकिन इस कोरोना ने बहुतों के समीकरण बनाए और बिगाड़े हैं। एक अफसर जो एमएलसी बना है वो शायद खुद बहुत सारी चीज़ों का श्रेय ना लेता हो और बहुत जगह पर उनके पीठ पीछे उनकी आलोचना भी होती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जब ताउते तूफान चल रहा था देश में, उस समय जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर गए तो वहाँ से अरविंद कुमार शर्मा की तारीफ हुई बनारस में उनके काम की। तो नोटिस में आना स्वाभाविक है। जो लोग कहते थे कि शर्मा के दिन लद गए, वो अब शायद दांतों तले उंगली दबाकर चुपचाप बैठे हैं। देख दिनन के फेर और रहीमन चुप बैठिए। और कहा गया है कि जब अच्छे दिन आई हैं तो बनत न लगी है देर। तो चल तो मामला कुछ ऐसे ही रहा है। अब ये देखना होगा कि इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है, कहाँ पड़ता है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोपनीय बैठक हुई है और इस बैठक के बाद शर्मा दिल्ली वापस चले गए हैं। तमाम निहितार्थ हैं, तमाम चर्चाएं हैं। अब ये सब हकीकत बनेंगी या फसाना रह जाएंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अरविंद कुमार शर्मा की उनके काम के लिए तारीफ की। उत्तर प्रदेश और बनारस के लिए भी लोग उनके इस काम से प्रभावित हैं और देश का नाम रोशन करने वाले अरविंद कुमार शर्मा अब उत्तर प्रदेश और अपनी मातृभूमि के लिए काम करने आए हैं, तो निश्चित ही उनका सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए और ईश्वर उनको ऐसे ही ताकत देता रहे और वो लोगों की ऐसी मुश्किलों में जमकर और डट कर सेवा करते रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बड़े बड़े हिल गए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो। तमाम लोग न तो अपने परिवार वालों को बेड दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, एम्बुलेंस नहीं दिला पाए और
मन ममोस कर रह गए। तो बीजेपी में जब लोगों ने अपनों को खो दिया तो अनुशासन उनको बोलने से रोक नहीं पाया, और अनुशासन वाली जो पार्टी थी उसके विधायकों ने बेबाकी से बोला। आज दो नाम ऐसे हैं जो पहले भी चर्चा में रहे हैं। हरदोई से विधायक हैं श्याम प्रकाश, जो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनके बेबाक बोल सरकार को अक्सर परेशान करते रहते हैं। सीतापुर के चर्चित विधायक को तो आप सब लोग जानते होंगे, राकेश राठौर को, जिन्होंने ताली थाली बजाने पर क्या क्या बोला था कि कौन लोग बजाते हैं इसको। इसी कोरोना काल में जब लॉकडाउन भी था तो ऐसे में पुलिस की चेकिंग पर विधायक श्याम प्रकाश ने सवाल खड़े किए कि भाई पहली बार चेकिंग में पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार 10,000। श्याम प्रकाश ने कहा कि भाई ये पुलिस खजाना भरने के लिए अभियान चलाए हुए है, और इसमें अगर वसूली होगी लोगों से तो तमाम सारे सवाल भी उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। बिना मास्क 1000 पहली बार, दूसरी बार 10,000। इतना कहाँ आदमी के पास है? यहाँ तो 200-400 लेके सड़क पे मामले निपटाए जाते हैं। 10,000 कौन दे पाएगा? उस उत्तर प्रदेश के लोग गरीब हैं। दूसरी ओर अपनी सरकार को आईना दिखाया राकेश राठौर ने कि जब अखिलेश यादव के सरकार में सीतापुर में एक ट्रामा सेंटर बनाया गया था, इस महामारी में भी उसको नहीं चलाया गया। मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं कि ज़्यादा बोलने पर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ सकता है। एक जमाना था जब कहते थे कि खुल के बोलो, लब आज़ाद हैं तुम्हारे। आज जो पार्टी विथ ए डिफरेंस का नारा था, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूसरों से अलग कहती थी, उसकी सरकार में उसके विधायक उनके अफसरों की कार्यशैली पर रोज सवाल खड़े करते हैं। बात आंतरिक लोकतंत्र की होती तो फिर बाहर क्यों आती? अगर अंदर सुनवाई होती तो लोग बाहर क्यों चिल्लाते? बहरहाल ज्यादा महत्व तो नहीं मिल रहा है सरकार में। विधायक भी जानते हैं कि उनकी हैसियत को अफसरों के आगे बहुत छोटा कर दिया गया है, संगठन भी परेशान है। लेकिन जिस जनता से वो चुन कर आए, जिनके बीच हैं, उनका दर्द और उनकी बात तो उनको कहना पड़ेगा। अब चाहे उसमें पार्टी अनुशासन की धज्जियां उड़े और चाहे किसी की आलोचना हो। तो बीजेपी में एक नहीं, ऐसे दर्जनों विधायक अतीत में ऐसे तमाम सारी घटनाएं आई जब सरकार के नाते विधायकों को अपनी ही लोगों पर उंगलियां उठानी पड़ी। कहते हैं भाई कि जब अपनी सरकार हो तो चाहे गलत भी हो रहा है ना बोलो, लेकिन कुछ लोग शायद कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ पर बोल देते हैं। हालांकि यूपी में चुनाव अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अभी कुछ और लोगों की अंतरात्मा अगर जाग गई तो पता नहीं क्या हो, विधानसभा में क्या स्थिति बने। बहरहाल सबको बोलने की आज़ादी है और जनहित में, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सबको बोलना भी चाहिए। कोरोना की इस आंधी में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनको बोलने का सबसे अधिक अवसर भी मिलना चाहिए। देश में एक बहुत अनुभवी नेता थे, वो कहते थे कि कभी कोई सरकार बहुमत की नहीं होनी चाहिए। जो अल्पमत की सरकारें होती हैं वो विकास काम ज़्यादा करती हैं, विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की, संगठन की सुनवाई ज़्यादा होती है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो बहुमत की सरकार है, उसके सामने बीजेपी के काफ़ी सारे नेता नतमस्तक हो चुके हैं। अगर सरकार के अफसर कोई मीटिंग बुला लेते हैं और उसमें एमपी, एमएलए या संगठन के लोगों को बुलावा आ जाता है तो वो इसे बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ताज़ा एक फरमान है जिसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने काफ़ी विवाद है, बवाल है, और जिस पर सोशल मीडिया में काफ़ी सारे व्यंग भी चल रहे हैं। मामला ये है कि जब कोरोना की आंधी चलने लगी, चारों ओर शोर मचने लगा, तो सरकार ने मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में कहा कि जिलों में बैठक हो और विधायकों और सांसदों को उस बैठक में बुलाकर उनकी भी राय ली जाए और उनके हिसाब से भी कोरोना के नियंत्रण के उपचार किए जाएं। लेकिन बात यहीं पर फंस गई
जब मीटिंग जनप्रतिनिधियों की बजाय उसकी अध्यक्षता मंडल आयुक्त करेगा। मेरठ मंडल की बैठक हुई, उसमें बीजेपी के एमएलसी अश्वनी त्यागी जो संगठन के महामंत्री भी हैं, उन्होंने इसको बड़े शौक से सोशल मीडिया पर डाला कि आज वो कमिश्नर की बैठक में उपस्थित हुए उनकी अध्यक्षता में। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बीजेपी के गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने मंडल की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया और अश्वनी त्यागी के सोशल मीडिया के इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन भी लिखा कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जनप्रतिनिधि अफसरों से ऊपर है। जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता कोई अफसर नहीं कर सकता और अगर ऐसा है तो वो किसी मीटिंग में जाना पसंद नहीं करेंगे। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने भी अश्वनी त्यागी के उस ट्वीट पर एक लाइन लिख दिया कि एमएलसी साहब, लोकतंत्र में नेता मीटिंगों की अध्यक्षता करता है और अफसर सुनते हैं, लेकिन त्यागी जी इतना प्रभावित हैं अफसरों से कि उनको, हालांकि पहली बार एमएलसी बने हैं, इतना किसी ने बताया भी नहीं होगा और कमिश्नर के साथ इसी बहाने अच्छा बन जाएगा मामला तो आगे भी काम चलेगा। सोशल मीडिया पर बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ये तो हिम्मत की बात है कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने पद की गरिमा को समझते हैं, जो संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को समझते हैं, और उसी में से एक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। वक्त बेवक्त बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, अपने पार्टी के साथियों को, अपने विधायक मित्रों को, संगठन को भी वो जो हो सकता है, जो सही है, वहाँ पर सलाह दे देते हैं। तो ये जो सरकार का फरमान था, ये तुगलकी था या नेताओं को बड़ा पसंद आ रहा था, ये एक मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद सरकार भी समझ गई, अधिकारी भी समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, लिहाजा चुपचाप निकल लो। तो कोरोना की रोकथाम के बजाय पार्टी के नेताओं के मान सम्मान को बचाने में ज़्यादा भलाई समझी गई। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।